वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। आज का जो वीडियो है इसमें 9, 10th और 11th फरवरी के न्यूज़ को शामिल किया गया है। पिछला जो वीडियो आया था उसमें 7th और 8th फरवरी के न्यूज़ तक को कवर किया गया था। इन द मीन टाइम आरबीआई की जो मॉनेटरी पॉलिसी थी उसमें आरबीआई ने अनाउंस किया था कि बैंक में जो इंश्योरेंस होता है, जो अकाउंट हम खोलकर पैसे डिपॉजिट करते हैं, उस पर जो इंश्योरेंस है उसका जो प्रीमियम जो बैंक पे करता है उसके कैलकुलेशन के मेथड में चेंज होगा। ये चेंज 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। उस पर एक लंबा सा वीडियो बना हुआ था, एक उसको देख लो। मॉनेटरी पॉलिसी में 2-3 चीज़ और उसने घोषणा किया था। वीआरआर में रिलैक्सेशन किया है उसने फॉर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फिर जो कोलैटरल लोन्स है एमएसएमई का, उसमें उसने चेंज किया है ये, और अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स पर भी उसने चेंज किया है। इसके लिए फिर एक अलग सा वीडियो बनेगा और उसको हम लोग अपलोड कर देंगे, ठीक है। इस वीडियो में देखना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जितने सारे न्यूज़ कवर किया गया है ना, उसके सारे आपके टाइम स्टैम्प बने हैं, तो आप वहाँ से भी जाके अपने न्यूज़ को देख सकते हो जो आपके काम का लगता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें जो डेज कवर किया गया है वो है वर्ल्ड पल्स डे, नेशनल डी वार्मिंग डे, यूनानी डे, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। ये सारे डेज कवर किए गए हैं और इनके थीम है। प्लस आरबीआई ने 11th फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मनाने का घोषणा किया है, इसको भी कवर किया गया है। तो ये तो आपके जो डेज हो गए, ठीक है। फिर आप जानते हो सेशल्स के प्रेसिडेंट जो थे वो इंडिया आए हुए थे, बहुत सारे एग्रीमेंट्स वगैरह हुए थे, और इंडिया ने अनाउंस किया है कि सेशल्स को वो $175 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। इसके बारे में डिटेल है। आपको याद होगा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम ने एक एग्रीमेंट साइन किया था ऑन फ्री ट्रेड। उसमें एक था कि जो सोशल सिक्योरिटी में जो कंट्रीब्यूशन दिया जाता है जब एक देश के वर्कर दूसरे देश में जाते हैं, उसमें डबल जो कंट्रीब्यूशन होगा फॉर सोशल सिक्योरिटी उसको ख़त्म किया जाएगा। ये एग्रीमेंट दोनों देशों ने साइन कर लिया है, इसके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर अजीत डोभाल गए हुए थे कनाडा और दोनों देश सहमत हुए हैं ऑन नेशनल सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट कोऑपरेशन। जापान की जो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर है सनाई ताकेची, इनकी गवर्नमेंट ने वहाँ पे मिड टर्म पोल करवाया था पार्लियामेंट का, और थम्पिंग मेजॉरिटी से इनकी पार्टी फिर से पावर में आई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटिफाई किया है कि सोशल मीडिया को 3 घंटे के अंदर वो कंटेंट हटाना पड़ेगा, जिसके बारे में गवर्नमेंट कह रहा है कि आप उसको हटाओ। डिटेल देखते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट की सीएम है रेखा गुप्ता, उसने अनाउंस किया है लखपति बिटिया योजना। फिर यूनियन मिनिस्टर जो है जितेंद्र प्रसाद, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है कौशल रथ। ये है क्या? एक रिपोर्ट आया है, उसमें कहा गया है जो कंपनीज होती हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को अडॉप्ट करती हैं अपने बिजनेस इंटरप्राइजेस के लिए, उसमें इंडिया का रैंक वर्ल्ड में 2nd है। फिर बायोफैक आपका ये बायोफैक जर्मनी में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। उसमें इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर का स्टेटस दिया गया है। टी बोर्ड ने अपना रिपोर्ट जारी किया है जिसने कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2025 में इंडिया से जो टी का एक्सपोर्ट था ना, वो 280 मिलियन केजी को टच कर गया है। ये अब तक का सबसे रिकॉर्ड एक्सपोर्ट है फ्रॉम इंडिया, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो अपना अप टू 5% शेयर्स भेल में डाइवर्स्ट करेगा थ्रू OFS, ऑफर फॉर सेल। तो ऑफर फॉर सेल क्या होता है, ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल जानेंगे। इंडियन एडिबल ऑयल जो है ना, उसका आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन 25-26 में 9.6 मिलियन टन होने की संभावना है। इसके बावजूद भी भारत लगभग 16.7 मिलियन टन जो है ना वो इंपोर्ट करेगा डोमेस्टिक डिमांड को मीट करने के लिए। तो फिर हम लोग कहाँ से इसको खरीदते हैं उसके बारे में बात करनी है। टाटा मोटर्स 70,000 कमर्शियल व्हीकल्स सप्लाई करेगा किसको, इंडोनेशिया को। हाँ, इस तरह के न्यूज़ से भी क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान रखना। 12th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप तियानजिन चाइना में समाप्त हो गया है। इंडिया ने जो मेडल जीते थे 5, कौन कौन है उसके बारे में देखते हैं।
और डेविस कप जो मेंस का टीम का चैंपियनशिप होता है, उसके क्वालिफिकेशन राउंड 1 में इंडिया ने नीदरलैंड्स को हरा दिया और इंडिया सेकेंड राउंड के लिए क्वालिफाई कर गया है। ये सारा न्यूज़ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे और हम लोग का कवर करने का मेन मकसद होगा ना, जो एग्ज़ाम्स में कवर किया जाता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, किस चीज़ से वो क्वेश्चन पूछते हैं, किसको याद करना है, किसको छोड़ना है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है पूरा देखना, टाइम टेकिंग होगा लेकिन आराम से देखना, है ना, ताकि आपका न्यूज़ अच्छे से कवर हो जाएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है इसमें। अगर सब चीज़ ठीक ठाक लगता है ना, तो फिर आप अपने फ्रेंड्स को के साथ इस वीडियो को शेयर करना और इसको सब्सक्राइब भी कर देना। ठीक है, देखो हर साल 10 फरवरी को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है वर्ल्ड पल्स डे। ठीक है, वर्ल्ड पल्स डे जो है ना, इसको बेसिकली जो नोडल एजेंसी यूनाइटेड नेशंस की वो है आपकी फाओ। फाओ होता है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है ना, वो है आपका रोम। रोम आप जानते हो कैपिटल है किसका, इटली का। ठीक है, तो फाओ ने सबसे पहले वर्ल्ड पल्स डे कब मनाया था, 10 फरवरी 2018 को। उसके बाद हर साल आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, और अब जानते हो डेज मनाने का मेन मकसद क्या होता है, इसके बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना। हर साल की तरह फाओ ने भी इस साल एक थीम अनाउंस किया है, और इस साल जो वर्ल्ड पल्स डे का थीम है वो है पल्सेस ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम मॉडेस्टी टू एक्सलेंस। देखो वर्ल्ड में पल्स का सबसे बड़ा जो प्रोड्यूसर है ना, इंडिया है। कंज्यूमर जो है वो इंडिया है, और इम्पोर्टर भी कौन है, इंडिया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहता है कि जो वर्ल्ड में हम लोग पल्स का जो इंपोर्ट करते हैं ना, उसको कम से कम किया जाए, सेल्फ रिलायंस लाया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है सेल्फ रिलायंस इन पल्स मिशन। ठीक है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर अभी कौन है, शिवराज सिंह चौहान, जो पहले मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। ये गए थे आपके उत्तर प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम है अमलाहा। ठीक है, ये जो है ना अमलाहा, यहाँ पे ये बेसिकली है सीहोर डिस्ट्रिक्ट में। सीहोर डिस्ट्रिक्ट का नाम है। ठीक है, यहाँ पे है फूड एंड लेग्यूम। ठीक है, फूड एंड लेग्यूम रिसर्च सेंटर। ठीक है, यहाँ पे फूड एंड लेग्यूम रिसर्च सेंटर। यहाँ पे जो फूड एंड लेग्यूम रिसर्च सेंटर है ना, यहीं पे जो शिवराज सिंह चौहान ने उसने लॉन्च किया था सेल्फ रिलायंस इन पल्स मिशन, यानी कि दलहन में आत्मनिर्भरता अभियान। ठीक है, वो याद रखना। अगर पल्स की बात करें तो भारत में पल्स का सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन होता है ना, वो होता है मध्य प्रदेश में। सेकंड पे कौन आता है, महाराष्ट्र, और फिर थर्ड पे आपका कौन है, राजस्थान। ये स्टैटिक पोर्शन है, इसको भी आप याद रखना। ठीक है, देखो 10 फरवरी को ही मनाया जाता है आपका नेशनल डी वर्मिंग डे। ठीक है, पहली बार इसको मनाया गया था 2015 में, लेकिन अब जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है एंड फैमिली वेलफेयर, उसने डिसाइड किया है कि साल में इसको 2 बार मनाया जाएगा। एक मनाया जाएगा 10 फरवरी को और दूसरे बार मनाया जाएगा 10 अगस्त को, यानी कि अब ये साल में 2 बार होता है। इसका देखो उद्देश्य क्या है, 1 से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उनको जो स्कूल में पढ़ रहे हैं या आंगनवाड़ी में, उनको ना एक ब्लू टैबलेट खिलाया जाता है। इससे क्या होगा, उनके पेट में जो कीड़े होते हैं ना, वो कीड़े उससे मर जाते हैं। इसमें बेसिकली खिलाया जाता है क्या, अल्बेंडाजोल टैबलेट्स को बच्चे को खिलाया जाता है। इससे पेट में जो वर्म इन्फेक्शन है ना, वो कम हो जाएगा। क्योंकि पेट में अगर वर्म होता है तो बच्चा ठीक से खाता नहीं है, उसका ठीक से ग्रोथ नहीं हो पाता है, और ग्रोथ का तो मेन फॉर्मेटिव ईयर कब होता है, 18 साल तक का ही होता है ना। इसीलिए भारत में मनाया जाता है नेशनल डी वार्मिंग डे। ठीक है, एक है आपका यूनानी डे। इसको सिर्फ देखो भारत में मनाया जाता है, और ये कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को।
11 फरवरी को ही क्यों मनाया जाता है यूनानी डे? क्योंकि ये बर्थ एनिवर्सरी है एमिनेंट फ्रीडम फाइटर, यूनानी फिजिशियन एजुकेटर हकीम अजमल खान। ये कांग्रेस पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस है ना, उसके ये प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। देखो इसमें है क्या, ये जो यूनानी शब्द है ना, ये लिया गया है किससे? आइनियन से। ये बेसिकली क्या है? ग्रीक टर्म है। मॉडर्न मेडिसिन का जो फाउंडर है हिप्पोक्रेटिस को माना जाता है, हिप्पोक्रेटिस को। उन्हीं के फिलॉसफी पे आधारित है ये मेडिसिन की पद्धति। अब देखो आयोनियन एरिया जो ग्रीस में, उसमें यहाँ पे डेवलप हुआ था, उसी का करप्ट फॉर्म है यूनानी। इस मेडिसिन जो स्ट्रक्चर, ये जो मेडिसिन है ना, ये पद्धति है, भारत में कौन लेकर आए थे इसको? अरब लेकर आए थे, और भारत में देखते देखते ये पॉपुलर हो गया। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इसके पॉपुलर करने वाले लोग थे ना, वो थे आपके हकीम अजमल खान, दिल्ली के ही है ये बेसिक। ठीक है, इसी के लिए भारत सरकार ने डिसाइड किया कि इनके बर्थ एनिवर्सरी को हर साल आपका मनाया जाएगा एज अ यूनानी डे। यहाँ तक क्लियर है? यही इस पर याद रखना, इसमें कोई थीम वगैरह नहीं। 11 फरवरी को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। इसको पहली बार मनाया गया था 2016 में, और 2026 का जो थीम है वो है फ्रॉम विजन टू इम्पैक्ट रीडिफाइनिंग स्टेम बाय क्लोजिंग द जेंडर गैप। स्टेम क्या होता है? एस स्टैंड्स फॉर साइंस, टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर इंजीनियरिंग एंड एम फॉर मैथ्स। ठीक है, यानी कि लड़कियों को प्रोत्साहित किया जाए कि वो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग जैसे मैथमेटिक्स जैसे फील्ड में आगे आएँ। इसी के लिए मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन्स एंड गर्ल्स इन साइंस। 12 फरवरी को एवरी ईयर मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे। और इसके साथ साथ ना 12 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक। ये चलता है फ्रॉम 12 टू 18 फरवरी हर साल। 12 फरवरी को क्यों मनाया जाता है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे? 12 फरवरी 1958 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सेटअप किया था नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल। ठीक है, अब देखो जो नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल है ना, ये आता है अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT। ये फुल फॉर्म याद रखिएगा, DPIIT का, ये बहुत पूछता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है? ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 2026 का जो वीक जो है ना, पूरा नेशनल प्रोडक्टिविटी वीक, उसका थीम क्या है? क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSME। ठीक है, क्लस्टर्स एज ग्रोथ इंजन मैक्सिमाइजिंग प्रोडक्टिविटी इन MSME। अब देखो थोड़ा सा पीछे चलो, जैसे 6 फेब का जो वीडियो होगा, भारत ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी, फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी, है ना। भारत ने इसको ज्वाइन किया है। आप जानते हो 2026 में ब्रिक्स का चेयरमैन कौन है? भारत है। ठीक है, तो भारत ने ज्वाइन किया है ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसीज। भारत को कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे? ब्रिक्स सेंटर फॉर इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंसी में भारत को रिप्रेजेंट कौन करेगा? नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल भी इसको, भारत को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये बैक वाला न्यूज़ है, उसके साथ ये जोड़ लेना यहाँ तक। ठीक है, फिर RBI ने अनाउंस किया है कि जो 11th फाइनेंशियल लिटरेसी वीक है वो 9 से 13 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा। देखो ये साल में एक बार हमेशा मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या है? 2026 का जो थीम है ना, इंग्लिश में है KYC योर फर्स्ट स्टेप टू सेफ बैंकिंग। हिंदी में कहें तो KYC सुरक्षित बैंकिंग की ओर पहला कदम। KYC का मतलब क्या होता है? नो योर कस्टमर। इसमें बेसिकली जो है ना, कुछ सब थीम्स हैं, उस पर फोकस किया जाएगा, जैसे बेसिक्स ऑफ नो योर कस्टमर, सेंट्रल KYC रजिस्ट्री, अकाउंट हाइजीन एंड डिसिप्लिन। ठीक है, जो पहला फर्स्ट फाइनेंशियल लिटरेसी वीक था वो 2016 में मनाया गया था।
फाइनेंशियल लिटरेसी का मतलब होता है कि लोग अपने जो पैसे है ना उसको संभालना सीखे, कैसे पैसे को संभाला जा सकता है, कैसे उसको इन्वेस्ट किया जा सकता है ताकि भविष्य में उनको कोई दिक्कत ना हो। यही है, देखिएगा अभी रेडियो पे, टीवी पे, हर जगह आपको ये ऐड आ रहा होगा। ठीक है, ये हो गया 11th फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2026। जैसा आप जानते हो, सेशल्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी वो इंडिया आए हुए थे। 5 डेज का विजिट था उनका। फिर वो जब इंडिया आए थे तो उनकी मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर मोदी से। और आप जानते हो प्राइम मिनिस्टर मोदी 2 दिन के लिए गए हुए थे मलेशिया। पिछले वाले वीडियो में मलेशिया विजिट को कवर किया गया है। इसमें जब न्यू दिल्ली में वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिले थे तो दोनों कंट्री ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया था। और उसमें शायद सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो था ना, उसमें इंडिया ने अनाउंस किया था वो $175 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा सेशल्स को। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो 1 मिलियन की बात करते हैं ना, तो 1 मिलियन जो होता है वो आपका 10 लाख के बराबर होता है। ठीक है, अब देखो, जब भी कोई फॉरेन विजिटर्स भारत आएगा तो उसका पढ़ने का तरीका क्या होता है। पहला चीज़ ये याद रखना, जो सेशल्स के प्रेसिडेंट भारत आए थे डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, इनका विजिट का जो बैकग्राउंड था ना, सेशल्स के इंडिपेंडेंस के 50 ईयर्स हो गए हैं और भारत और सेशल्स के बीच के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन हुए ना, राजनीतिक संबंध जो बने थे, उसके भी 50 ईयर्स है। तो दोनों देश इसको सेलिब्रेट भी कर रहे थे। ठीक है, तो एक तो ये बैकग्राउंड हुआ। दूसरा, जब प्रेसिडेंट पैट्रिक हरमीनी भारत आए थे तो सबसे पहले वो गए थे चेन्नई। ठीक है, चेन्नई में वो गवर्नर से मिले थे। ठीक है, हमारे काम का वहाँ पे कुछ खास हुआ नहीं था, हम चेन्नई को स्किप मार सकते हैं। दूसरा, फिर वो गए थे मुंबई। जो मुंबई गए थे ना, तो मुंबई में उन्होंने क्या किया, मुंबई में जब वो गए थे तो वहाँ के जो गवर्नर है उनसे मिले। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो था मुंबई में, वहाँ पे इंडिया सेशल्स का बिजनेस राउंड टेबल, बिजनेस राउंड टेबल जो था ना, वो आपका हुआ था मुंबई में। वहाँ पे मीटिंग हुई थी। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो मुंबई को माना जाता है इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल या बिजनेस कैपिटल। तो मुंबई में ये बिजनेस की राउंड टेबल मीटिंग हुई थी इंडिया और सेशल्स वालों की। याद ये रखना, इंडिया की तरफ से कौन थे वहाँ पे। इंडिया की तरफ से ना, ये जो बिजनेस मीटिंग हुई थी इंडिया सेशल्स वाली, उसमें थे आपके सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है, याद ये रखना, ये जो सोनोवाल है ना, सर्बानंद सोनोवाल, ये कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर पोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट और शिपिंग के ये मिनिस्टर हैं। ठीक है, तो फिर मुंबई के बाद वो आए दिल्ली में। दिल्ली में उन्होंने मीट किया किसे? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू से। और फिर वो मिले प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से। द्रौपदी मुर्मू को हम स्किप मार सकते हैं। ठीक है, देखो कोई कभी होता है ना, वो ऐसे पूछता है, ये जो फॉरेन विजिटर्स हमारे देश में आए थे, उन्होंने किस किस शहर का विजिट किया था? क्रोनोलॉजिकली सही सीक्वेंस को बताओ। तो फिर पैट्रिक हरमानी के पहले गए चेन्नई, फिर मुंबई। मुंबई में इंडिया सेशल्स बिजनेस राउंड टेबल मीट हुआ था। भारत की तरफ से कौन थे? सर्बानंद सोनोवाल। फिर वो आ गए दिल्ली, जहाँ पे वो पीएम से मिले। दिल्ली में प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जब वो मिले, उसके बाद आपस में रिलेशनशिप के बारे में चर्चा हुई होगी। हमारे काम का क्या है, दोनों लीडर ने इशू किया एक जॉइंट स्टेटमेंट। इसको हिंदी में कहते हैं ना संयुक्त घोषणा पत्र। इसका नाम क्या है? जॉइंट विजन फॉर सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू इनहैंस्ड लिंकेज। ये देखो, इस पे आ जाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करेगा, रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किसी एक फॉरेन कंट्री के लीडर के साथ मिले और उसके बाद दोनों ने एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया। जॉइंट स्टेटमेंट का नाम ये था। ठीक है, तो फिर इंडिया ने किस कंट्री के साथ ये जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया है? ठीक है, या फिर कह देगा इंडिया और सेशल्स के प्राइम मिनिस्टर इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ सेशल्स के मीटिंग के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू किया गया था, उसका नाम क्या है?
उसका नाम है जॉइंट विजन फॉर सस्टेनेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सिक्योरिटी थ्रू एनहांस लिंकेज। तो इस तरह से इसको थोड़ा जॉइंट स्टेटमेंट को भी याद रखना जरूरी होता है। फिर दोनों लीडर ने 7 MOU को साइन किया। ठीक है, यहाँ तक याद रहेगा। जो 7 MOU हुआ था ना, उसमें सब याद करना ज़रूरी नहीं है, हम स्किप मार सकते हैं। तो हम सिर्फ ये याद रखेंगे MOUs कितने साइन हुए, 7। इस तरह से पूछेगा कितने MOU साइन हुए थे, 7, इतना याद है। फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ था। ठीक है, अनाउंसमेंट में हमारे काम का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक, इंडिया सेशल्स को $175 मिलियन का फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा। फिर उसका ब्रेकअप भी दिया गया। 175 में से ना $125 मिलियन जो होगा वो रुपी डिनोमिनेटेड लाइन ऑफ क्रेडिट होगा। लाइन ऑफ क्रेडिट को अगर हम लोग सिंपल भाषा में कहें ना, तो वो लोन देगा। ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि जो लेंडर होता है वो बोरोवर को ये इतना पैसा वो सैंक्शन कर देगा, $125 मिलियन। ठीक है, उसके बाद बोरोवर का ये अधिकार होगा कि उसमें से वो इतने पैसे को विड्रॉ कर सकता है। बहुत सिंपल शब्दों में कहें ना, तो जो लाइन ऑफ क्रेडिट है, LOC कह सकते हैं इसको, वो सेशल्स को मिलेगा $125 मिलियन, लेकिन ये डॉलर्स में नहीं होगा, ये बेसिकली किस में होगा, इंडियन रुपीस में दिया जाएगा। इसका वैल्यू कितना होगा, $125 मिलियन भी वैल्यू होगा, लेकिन सेशल्स को जो पैसे होंगे वो भारतीय रुपये में दिए जाएंगे। फिर जो बाकी बचा $50 मिलियन, वो एक ग्रांट असिस्टेंस होगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। जब हम क्रेडिट लोन की बात करते हैं ना, तो बोरोवर को ये पैसे वापस लौटाने होते हैं लेंडर्स को। ग्रांट की जब बात करते हैं ना, हिंदी में कहते हैं इसको अनुदान। ग्रांट का मतलब है जो बोरोवर है यानी कि सेशल्स, वो $50 मिलियन जो है ना, वो इंडिया को वापस नहीं करेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि हम 1000 मेट्रिक टन ऑफ ग्रेन्स एंड लेंटिल्स, लेंटिल्स मतलब क्या हो गया, दलहन, वो प्रोवाइड करेगा किसको, सेशल्स को, अंडर स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज। ये दोनों याद रखना। $175 मिलियन सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके बाद 1000 मेट्रिक टन ऑफ ग्रेन्स एंड लेंटिल्स देगा किसको, सेशल्स को। इतना आप याद रखना। ठीक है, फिर थोड़ा सा सेशल्स के बारे में कर ले। ये देखो मैप है, ये अफ्रीका का मैप है। सेशल्स एक आइलैंड कंट्री है, ये इंडियन ओशन में पाया जाता है। ठीक है, और लेकिन ना इसको माना जाता है पार्ट ऑफ अफ्रीका। ठीक है, 1770 में अंग्रेज़ इंडिया से लेबर्स को लेकर गए थे सेशल्स, गन्ने की खेती वगैरह करवाने के लिए। तो सेशल्स में एक अच्छी खासी आबादी जो है ना, वो इंडियन ओरिजिन के पर्सन्स का है। ठीक है, हमें क्या याद रखना है, सेशल्स का जो कैपिटल है वो है विक्टोरिया, और उसकी करेंसी क्या है, सेशल्स रुपीस। और आपने देखा ही सेशल्स के जो प्रेसिडेंट हैं वो डॉक्टर पैट्रिक हरमैनी है। कभी कभी ऐसे भी पूछ लेगा, सेशल्स के राष्ट्रपति जो भारत विजिट करने आए थे, सेशल्स किस ओशन में पाया जाता है? तो याद रखना ये कहाँ पाया जाता है, वेस्टर्न इंडियन ओशन। इस तरह से भी क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। याद है? ठीक है, अब देखो, आपको याद होगा इंडिया और यूनाइटेड किंगडम दोनों ने साइन किया है FTA, फ्री ट्रेड एरिया एग्रीमेंट। उसमें बहुत सारे चीज़ थे, उसमें एक ये था ना कि जो लेबर का मोबिलिटी है, यानी कि इंडियंस काम करने जा सकते हैं यूके, और यूके वाले काम करने आ सकते हैं इंडिया। उसमें एक इशू बनता है सोशल सिक्योरिटी का। सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या? सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा भी कहते हैं। जैसे जब तक आदमी स्वस्थ है, काम कर सकता है, यंग है, काम कर सकता है, उसको उसके बदले मिलता है क्या, सैलरी वगैरह मिलता है। लेकिन फिर नॉर्मली 60 ईयर्स के एज पे वो रिटायर हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो फिर उस समय बुढ़ापा आ जाती है, फिर आने लगता है हेल्थ का इशू होने लगता है। तो फिर वहाँ पे आदमी का इनकम ख़त्म हो गया ना, क्योंकि जॉब तो करता नहीं है। तो फिर उसकी देखभाल कौन करेगा? ये जिम्मेदारी होती है सरकार की। सरकार आपको कैसे हेल्प करता है? पेंशन वगैरह देता है, या फिर आपको हेल्थ फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना। इसके लिए आपको जब आप काम करते हो तो फिर आपके सैलरी का कुछ हिस्सा कटता है। जैसे भारत में है ना EPF, एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड, ये मैंडेटरी है, आपको कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है।
ठीक है, और भी इस तरह के फंड्स हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, ये सब सोशल सिक्योरिटी का पार्ट होता है। अब देखो क्या है, एक इंडियन वो काम करने चला गया कहाँ पे, यूके, शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म यहाँ डिफाइन किया गया अप टू 36 मंथ्स के लिए। तो इंडिया से जब जाएगा ना, नॉर्मली क्या होता है, इंडिया की कंपनी उसको भेजता है यूके में, जाओ काम करो, कॉन्ट्रैक्ट होगा। अब ये आदमी जो काम कर रहा है ना, इंडियन, सपोज करो उसका नाम क्या है, ए। अब क्योंकि वो भारत में काम कर रहा है, तो फिर उसको ना उसके सैलरी से ईपीएफ वगैरह कटेगा, भले वो काम कर रहा है कहाँ पे, यूके में। जब ये यूके जाता है ना, तो वहाँ पे जो सोशल सिक्योरिटी का जो कंट्रीब्यूशन करना है वो भी इसको करना पड़ता है। इसका मतलब यूके में भी जो सोशल सिक्योरिटी के जितने सारे फंड वगैरह होंगे, उस पर लीगली इसको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। ये तो आपके सैलरी से कटेगा। फिर क्या होता है, कुछ दिन के बाद ये आदमी यूके से वापस आ जाता है इंडिया। अब यूके में जो पैसा उसका है, जो सोशल सिक्योरिटी के रूप में कटा था, ये पैसे इसको मिलने चाहिए ना, वो मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, बहुत दिक्कत होता है, तो लोग छोड़ के चले जाते हैं। इसका मतलब ये आदमी दो दो देश में सोशल सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पे भारत में भी कट रहा है पैसा, और यूके में भी जाके उसका पैसा कटा, तो डबल हो गया ना कंट्रीब्यूशन। इससे ए को नुकसान हो रहा है। सिमिलर होगा यूके वाले का, अगर यूके का कोई आदमी भारत में आके काम करेगा, तो फिर भारत में उसका कंट्रीब्यूशन कटेगा, और यूके में भी उसका कटेगा, उसी इनकम पे उसको भी डबल पेमेंट करना पड़ता है। तो भारत और यूके ने जो एग्रीमेंट साइन किया है, उसमें होगा कि अगर इंडियन यूके में जाता है काम करने के लिए, और अगर इंडिया में उसका ईपीएफ वगैरह कट रहा है, तो फिर उसको यूके में देने की ज़रूरत नहीं होगा। सिमिलरली अगर कोई यूके, यूनाइटेड किंगडम का कोई व्यक्ति भारत में आके काम करता है, तो फिर उसको भारत में सोशल सिक्योरिटी फंड में कंट्रीब्यूट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि वो कंट्रीब्यूशन कहाँ पे कर रहा है, यूके में कर रहा है। इससे क्या होगा, दोनों देशों में मोबिलिटी, लेबर मोबिलिटी मतलब क्या, इंडियंस काम करेंगे यूके में और यूके वाले काम करेंगे भारत में, ये आपका बढ़ेगा ना। इससे दोनों देशों के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज हैं वो और ज़्यादा मजबूत होंगे। यही कहानी है। आप सिर्फ यही याद रखना, फरवरी के मंथ में किस देश ने इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जिसमें डबल पेमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी फॉर एम्प्लॉयज़ ऑन शॉर्ट टर्म एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दिया गया है। वो कौन है, यूनाइटेड किंगडम। इसको दिल्ली में साइन किसने किया था, विक्रम मिश्री। विक्रम मिश्री कौन है, इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये हम याद कर सकते हैं। और ब्रिटेन के जो हाई कमिश्नर है भारत में, लिंडी कैमरन, इन्होंने इसको साइन किया था। बस इतना ही याद रखना है। ये समझ में आ गया ये होता क्या, ये एग्रीमेंट है क्या। फिर अजीत डोभाल, ये गए हुए थे आपके कनाडा, और कनाडा में उन्होंने कुछ एग्रीमेंट साइन किया है, बस एक लाइन का है, उसी को याद करना है। अजीत डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं टू द प्राइम मिनिस्टर, वो आप जानते हैं। जब कनाडा गए थे ना, तो वो मिले थे कनाडा के डिप्टी क्लर्क एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइज़र टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा, मिसेस नटाली ड्रोइन, इनके साथ मिले थे। देखो ये भी कुछ दिन पहले ना भारत आई हुई थी, वो फोटो जो है ना वो भारत वाला है। जस्टिन ट्रूडो के गवर्नमेंट के फॉल होने के बाद, जब से मार्क कार्नी की गवर्नमेंट आई है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर कौन है, मार्क कार्नी, और डोनाल्ड ट्रंप, दोनों के आने के बाद इंडिया और कनाडा के संबंध बहुत अच्छे बनते जा रहे हैं। ठीक है, जस्टिन ट्रूडो जो था, उनके समय इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप बहुत ही ख़राब हो गए थे, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो जो है ना, उनकी एक माइनॉरिटी की गवर्नमेंट थी, और एक सिख ऑर्गेनाइजेशन है, उनके पॉलिटिकल सपोर्ट पे उसकी गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, वो सपोर्ट करते थे खालिस्तानी मूवमेंट को। जाने दो, हमें उसमें अभी नहीं जाना है ना। तो यही याद रखना, मार्क कार्नी कनाडा के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनके आने के बाद इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को मजबूती मिली है। तो जब अजीत डोभाल गए हुए थे कनाडा, तो दोनों देशों ने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट क्या था कि दोनों कंट्री इस्टेब्लिश करेंगे सिक्योरिटी एंड लॉ इन्फोर्समेंट लियाजन ऑफिसर, ठीक है, टू इनेबल टाइमली इंफॉर्मेशन शेयरिंग ऑन इश्यूज ऑफ म्यूचुअल कंसर्न सच एज ड्रग्स ट्रैफिकिंग
एंड ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़ मीन्स भारत एक व्यक्ति को नॉमिनेट करेगा, कनाडा एक ऑफिसर को नॉमिनेट करेगा। ये दोनों ऑफिसर जो है ना वो एक पॉइंटमैन होंगे जो इंडिया और कनाडा के सिक्योरिटी एजेंसीज के बीच में ना कोऑर्डिनेशन का काम करेंगे, ताकि ड्रग ट्रैफिकिंग और ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है ना, कनाडा की शिकायत है कि भारत का जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग है ना वो कनाडा में जाके इलीगल एक्टिविटीज़ करता है, तो उसको पकड़ने के लिए दोनों देश एक दूसरे के साथ सहयोग करेंगे। यही मतलब होता है ट्रांसनेशनल, मतलब दो या दो से ज़्यादा कंट्री में जो ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल्स काम करते हैं ना उसी को कहते हैं क्या, ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल एक्टिविटीज़। यहाँ तक क्लियर है? ये इस पे रहेगा, आप सिर्फ याद रखना अजीत डोभाल और नथाली ड्रोइन क्या है, ड्रोइन ये कनाडा के डिप्टी क्लर्क एंड नेशनल सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर है। एक चीज़ याद रखना जिसमें बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है, कनाडा की राजधानी है ना वो मॉन्ट्रियल नहीं है, कनाडा का जो कैपिटल है वो है ओटावा। ठीक है, तो ओटावा में मिले थे ये इससे मिसेस नथाली से, याद है? ठीक है, देखो इलेक्शंस में इम्पोर्टेंट होता है, इंडिया में जो स्टेट में इलेक्शन होगा या लोकसभा का इलेक्शन होता है वो हमारे काम का होता है, और इंडिया से बाहर जो हमारा टाइम पीरियड है जिसमें हम करंट पढ़ते हैं, इंडिया से बाहर इलेक्शंस होगा, कोई प्रेसिडेंट चुना जाएगा, कोई प्राइम मिनिस्टर चुना जाएगा, वो हमारे काम का होता है। जापान में जो पहली प्राइम मिनिस्टर बनी थी वुमेन प्राइम मिनिस्टर सनाई तकाइची, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्नैप पोल का मतलब होता है ना मिड टर्म पोल अनाउंस किया, इनकी पार्टी वहाँ पे बम्पर मेजॉरिटी के साथ जीत कर रही है। तो फिर इलेक्शंस पढ़ने का तरीका क्या है, सनाई ताकाइची एक कोलिशन गवर्नमेंट को लीड कर रही थी। ठीक है, इस कोलिशन गवर्नमेंट में ना दो पार्टी है, एक तो देखो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी और दूसरा था जापान इनोवेशन पार्टी। ऐसे याद रखना सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जापान में जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से आप ये मान के चलो लगभग जापान को रूल करने वाली लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। जैसे आप कह सकते हो ना इंडिपेंडेंस के बाद भारत में रूल करने वाली पार्टी कौन थी, कांग्रेस पार्टी। 2014 तक तो लगभग कांग्रेस पार्टी ने ही रूल किया ना, तो ये जापान की कांग्रेस पार्टी है। सनाई ताकाइची लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी की हैं। ठीक है, जापान के लोअर हाउस का अभी इलेक्शन हुआ था, लोअर हाउस में टोटल सीट्स कितने हैं 465, जिसमें अकेले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को ना 315 सीट्स मिली है। इसका मतलब इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिल गया है, और अगर कोalition की बात करें तो 352 सीट्स मिले हैं। ठीक है, थोड़ा सा क्या याद रखना है, सनाई तकाइची जो हैं ये बहुत ही अल्ट्रा कंजर्वेटिव है, चीन के साथ इनकी भिड़ंत हो रही है, लेकिन हमारे काम का न्यूज़ क्या है, ये जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। इससे पहले लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के ही शिगुरु इशिबा ने आपका अक्टूबर में डिज़ाइन कर दिया था। उसके बाद लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने सनाई तकाइची को इलेक्ट किया था एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। ये जापान की पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर हैं। इसमें देखो इस स्लाइड से हमें क्या याद करना है, कभी कभी पूछता है ना सनाई तकाइची वो किस पार्टी की है, पार्टी का नाम रखना क्या, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी, या फिर बहुत एक्सट्रीम में जाएगा तो फिर वो नंबर ऑफ सीट्स पूछेगा, कितने सीट्स के लिए इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, ये तो याद रहेगा। प्लस पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर कौन है जापान की, शिगुरु इशिबा। तो इसमें आप लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी को जरूर याद रखना। जो शायद सबसे आउट ऑफ द ब्लू क्वेश्चन पूछ सकता है वो ये पूछेगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। जैसे हमारे देश का जो पार्लियामेंट होता है उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, संसद या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, इंग्लिश में भारत की संसद या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह जो जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम क्या है, डाइट। ये इंपॉर्टेंट है। ये जो है ना ये बाई कैमरल है, इसमें दो हाउस होते हैं। जो अपर हाउस है उसको कहते हैं हाउस ऑफ द काउंसलर्स, उसको जापानीज में कहते हैं सैंगिन। ठीक है, जो लोअर हाउस होता है ना उसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसको कहते हैं शूगिन। ठीक है, शूगिन जो होता है उसमें पीपल वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, और इसका टर्म कितने साल का होता है, 4 इयर्स का। देखो ये टिपिकली ये शायद सबसे इम्पोर्टेंट होगा।
जापान के पार्लियामेंट का नाम है डाइट, ठीक है। अपर हाउस का नाम है हाउस ऑफ काउंसलर्स सैनजिन, लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव शूजिन। ये दोनों याद रखना, ये जापानीज नाम हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जैसे हमारे देश में लोकसभा हो गया ना, तो हमारे देश का लोकसभा कितने साल के लिए इलेक्ट होता है? नॉर्मली 5 ईयर्स के लिए। जापानीज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है ना, इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 4 ईयर्स के लिए, ठीक है, ये याद रखना। प्लस आप जानते हो जापान है, उसके कैपिटल का नाम क्या है? टोक्यो, ठीक है। और इसके करेंसी का नाम क्या है? जापानीज येन। तो ये करेंसी हो गया येन, और राजधानी क्या हो गया? टोक्यो हो गया। जापान एक आइलैंड कंट्री है, वो कहाँ पाया जाता है? एशिया का पार्ट है, उतना तो पता है आपको, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है? जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसने कुछ एक नोटिफिकेशन इशू किया है, जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल 2020 को चेंजेस किया है। ये चेंज किया है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, सोशल मीडिया क्या हो गया? एक्स हो गया, जिसको पहले ट्विटर के नाम से आते थे, यूट्यूब हो गया, फेसबुक वगैरह हो गया। इसमें क्या है, अगर किसी ने कोई कंटेंट पोस्ट किया है, ठीक है, तो उस पर अगर गवर्नमेंट कहता है कि इसको रिमूव करो, या फिर किसी ने इसके खिलाफ शिकायत की है, या खुद सोशल मीडिया जो है जैसे फेसबुक हो गया, वो उसको पता चल गया है कि ये जो कंटेंट अपलोड किया गया है ना, ये भारत में जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसके खिलाफ है। तो इसका मतलब जब भी सोशल मीडिया पे कोई कंटेंट अपलोड करता है जिसको माना जाता है कि भारत के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस सोशल मीडिया वाले को कहता है कि इसको हटाओ, या उसके खिलाफ कोई कंप्लेन आ गया, या फिर सोशल मीडिया वाले खुद अवेयर हो गए कि नहीं ये कंटेंट जो है ना वो भारत के रूल्स और रेगुलेशंस के खिलाफ है, इन तीनों कंडीशन में सोशल मीडिया वाले को वो कंटेंट 3 आवर्स के अंदर हटाना पड़ेगा। जैसे फेसबुक पे किसी ने पोस्ट किया, मान लो कम्युनल इन नेचर है, इससे राइट्स हो सकते हैं, गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया, किसी ने कंप्लेन किया, या फिर फेसबुक खुद उसको अवगत हो गया कि इस कंटेंट को हटाना है, तो उसको 3 घंटे के अंदर हटाना पड़ेगा। पहले ये गाइडलाइन कितना था? 36 आवर्स। ये ज़रूर आएगा, 100% आएगा, ठीक है। ये पूछेगा गवर्नमेंट ऑर्डर के बाद सोशल मीडिया वाले को, प्लेटफॉर्म को कितने दिनों के घंटों के अंदर हटाना पड़ेगा? तो आंसर क्या होगा? 3 आवर्स। या बोलेगा गवर्नमेंट ने रूल इशू किया है कि सोशल मीडिया वाले को आपत्तिजनक या जो कंटेंट है उसको 3 आवर्स के पहले अंदर हटाना होगा। पहले ये टाइम पीरियड कितना था? तो पहले टाइम पीरियड कितना था? 36 आवर्स। ये 2 तरह से फ्रेम करते हैं ये लोग, ठीक है, उसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी है 3 आवर्स, पहले कितना था? 36 आवर्स था। दिल्ली गवर्नमेंट उसने अनाउंस किया है लखपति बिटिया योजना। जो भी स्कीम लॉन्च होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा या सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको याद रखना है। दिल्ली में बीजेपी की सरकार है ना, और सीएम कौन है? रेखा गुप्ता है, ठीक है। 2008 में जब अरविंद केजरीवाल की गवर्नमेंट थी दिल्ली में, नहीं सॉरी 2008 में दिल्ली गवर्नमेंट में, तभी कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, शीला दीक्षित की, उसने अनाउंस किया था लाडली स्कीम, है ना। लाडली स्कीम को ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके उसका नाम कर दिया गया है लखपति बिटिया योजना। इसमें क्या है, जो लड़की जिसका जन्म दिल्ली में हुआ, ठीक है, लेकिन वो उसके जो पेरेंट्स होंगे ना, वो दिल्ली में कम से कम रह रहे होंगे कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है। उसी लड़की के पेरेंट्स का एनुअल इनकम जो होगा 1.2 लाख तक का होगा यानी कि गरीब आदमी होंगे, और इनकम कट ऑफ कितना रखा है? अप टू 1.2 लाख रुपीस पर ईयर। हर घर से 2 लड़की इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। इसका देखो बेनिफिट क्या है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली है ना, उस लड़की के अकाउंट खुलेगा बैंक में, जो आधार इनेबल्ड होगा, आधार से लिंक होगा। उसमें दिल्ली गवर्नमेंट 56,000 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा, लेकिन है ना सीक्वेंस में डिपॉजिट होगा। 11,000 रुपीज़ जो होगा वो लड़की के जन्म के समय होगा, फिर 5,000 रुपीज़ होगा जब लड़की का एडमिशन होगा क्लास 1 में,
फिर 5000 होगा जब लड़की का 6th में एडमिशन होगा, फिर 5000 जब 9th में जाएगी, और फिर 5000 जब वो 12th में जाएगी। क्लास 10th पास होने के बाद उसको दिए जाएंगे 5000 रुपीज़, और ग्रेजुएट या कोई डिप्लोमा कंप्लीट करेगी तो फिर 20,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा। यानी दिल्ली गवर्नमेंट कहता है टोटल मिला के 56,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, और इस पे ना इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो फिर जब लड़की क्लास 12th पास कर जाती है या 21 ईयर्स की एज की हो जाती है, तो ये जो टोटल अमाउंट है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट अमाउंट, उसको वो विड्रॉ कर सकती है। तो एक तरह से ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है किसको? लड़कियों को दिल्ली में, वो जो होंगे कौन? गरीब। इतना डिटेल में शायद आपसे नहीं पूछेगा, आप सिर्फ इतना याद रखना, ये स्कीम किसने लॉन्च किया है? दिल्ली गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। ठीक है, यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र प्रसाद, लिखते प्रसाद है, जितेंद्र प्रसाद है ये। इन्होंने फ्लैग ऑफ किया है कौशल रथ को। कौशल रथ आप देख रहे हो, ये बेसिकली क्या है? एक तरह का बस है। देखो इसका इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, जितेंद्र प्रसाद हैं कौन? ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट है फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इसीलिए देखो यहाँ पे वो झंडा दिखा रहे हैं कौशल रथ को। ये उन्होंने फ्लैग ऑफ कहाँ पे किया? न्यू दिल्ली। प्लेस भी पूछ लेता है, ठीक है। न्यू दिल्ली को किया 10 फरवरी 2026 को। कौशल रथ जो है ना, ये एक बेसिकली इनिशिएटिव है किसका? इंडिया एआई का और ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ये जो इंडिया एआई है ना, ये आता है अंडर द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। उसी में आप जानते हो मिनिस्टर बेसिकली कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव है ना, लेकिन मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? जितेंद्र प्रसाद। इन्होंने उसको हरी झंडी दिखाई, ठीक है। देखो कौशल रथ है क्या? आपने देखा एक बस है, एक बेसिकली एक तरह का मोबाइल कंप्यूटर लैब है जिसमें इंटरनेट इनेबल सिस्टम्स है, जिसका मेन उद्देश्य है ना, ये भारत में हर जगह घूमेगा और लोगों में अवेयरनेस जनरेट करेगा। किसके बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल एआई लिटरेसी प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है युवा एआई फॉर ऑल। एआई होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसी के तहत ये कौशल रथ लॉन्च किया गया है। आपसे पूछा जाएगा कौशल रथ जो लॉन्च किया गया है भारत सरकार के द्वारा, वो है क्या? सिंपल सा है, इसका एक मोबाइल कंप्यूटर लैब है जिसका मेन उद्देश्य क्या है? हमारे देश में स्पेशली यंग पीपल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में अवेयरनेस को बढ़ाना है। ये देखो क्यों लॉन्च किया गया है। भारत होस्ट कर रहा है इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। ये दिल्ली में होगा 16 से 20 फरवरी 2026 को। ये ना 4th इस तरह का समिट मीटिंग है वर्ल्ड में। पहला जो था वो किया गया था सियोल में। सियोल कहाँ है? साउथ कोरिया। उसके बाद किया गया लंदन में। लास्ट ईयर जो था ना, ये हुआ था पेरिस में। और 4th कहाँ पे हो रहा है? न्यू दिल्ली में। इसी के जो है ना इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट जो है, वो जो भारत में होगा, उसी का एक पहल है जिसमें लोगों में इसके बारे में अवेयरनेस जनरेट किया जा सके। बस इतना याद रखना है। फिर एआई पे रहते हैं। ज़स्केलर थ्रेट लैब्स 2026 एआई सिक्योरिटी रिपोर्ट इशू हुआ है। इसने क्या किया है? इसने ना वर्ल्ड में कंट्रीज़ को रैंक किया है। कैसे? जो उस देश की कंपनीज होंगी, इंटरप्राइज होगी, वो कितना ज़्यादा यूज़ करती है एएल और एमएल को। एएल होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई होता है सॉरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल लर्निंग भी बोलते हैं इसको, और एमएल होता है मशीन लर्निंग। तो ठीक है, तो आर्टिफिशियल लर्निंग और मशीन लर्निंग का कितना ज़्यादा इस्तेमाल करती है वहाँ की कंपनी। तो उसने जो रैंक किया ना वर्ल्ड में, टॉप पे कौन आया है? यूएसए। सेकंड रैंक पे कौन है? इंडिया। बस इतना याद रखना है, ठीक है। फिर हम लोग जर्मनी चलते हैं। जर्मनी में हर साल ऑर्गेनाइज किया जाता है ट्रेड फेयर ऑन ऑर्गेनिक फूड। इसका नाम है बायोफैक्ट। ये होता है जर्मनी के न्यूरमबर्ग शहर में। हम लोग क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि इस साल ना इंडिया को कंट्री ऑफ द ईयर बनाया गया है, यानी कि इंडिया को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस वहाँ पे दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पे जो प्रदर्शनी होगा उसमें इंडिया भी अपना
स्टॉल लगाएगा जिसमें इंडिया के जो ऑर्गेनिक फूड्स है ना उसको डिस्प्ले किया जाएगा। इसका मतलब वहाँ पे पवेलियन होगा। तो इंडिया का जो पवेलियन था ना उसको इनॉग्रेट किसने किया है? जो कॉमर्स सेक्रेटरी हैं राजेश अग्रवाल साहब। जो इंडिया पवेलियन है ना उसको मैनेज कौन करेगा? अपेडा। अपेडा क्या है? एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये आता है किसके अंदर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? न्यू दिल्ली। काम का चीज़ क्या याद रखना है? पहला काम का चीज़ याद रखना है बायोफैक, ठीक है। ये कहाँ पे ऑर्गेनाइज होता है? जो रिलेटेड है ट्रेड फेयर ऑन ऑर्गेनिक फूड। ये जर्मनी न्यूरमबर्ग में हो रहा है। इंडिया को बनाया गया है कंट्री ऑफ द ईयर। कॉमर्स सेक्रेटरी कौन है? राजेश अग्रवाल। और फिर अपेडा का फुल फॉर्म एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। बस ये 3 चीज़ याद रखना है इसमें। भारत में टी सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है टी बोर्ड। टी बोर्ड ने डेटा रिलीज़ किया है जिसमें ये बताया है कैलेंडर ईयर 2025। कैलेंडर ईयर का मतलब हो गया ना जनवरी से दिसंबर। जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है ना टी का भारत से वो लगभग 280 मिलियन केजी हुआ है। आज तक भारत ने इतना क्वांटिटी ऑफ टी का कभी एक्सपोर्ट नहीं किया था। ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ध्यान रखना ये दिसंबर से जनवरी से दिसंबर 2025 का डेटा है, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है? फिगर रिलीज करने वाला कौन है? टी बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोलकाता। टोटल जो एक्सपोर्ट हुआ था इंडिया से वो हुआ था 280.40 मिलियन किलोग्राम, ठीक है। और अगर फिगर की बात करें तो ये टोटल कितना हो गया? 8488.43 करोड़ रुपीस में है। यहाँ तक याद रखना। तो फिर जो टी है सबसे ज़्यादा हम लोगों ने एक्सपोर्ट किसको किया है? नंबर 1 पे आपका है इराक, सेकंड नंबर पे हो गया यूनाइटेड अरब अमीरात, थर्ड पे आपका हो गया है चाइना, और फोर्थ पे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है। देखो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी का प्रोडक्शन अब चाइना करता है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी इस बार चाइना को बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट बढ़ा है भारत से। कारण क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स एक बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था भारत पे, लेकिन आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पे 50% का टैरिफ लगा दिया है। अभी तो जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और यूएस में, इसको घटा के 19% किया गया ना। तो जब 15% का टैरिफ लगा दिया था भारत पे बहुत सारे गुड्स पे, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबको कहा कि आप दूसरा मार्केट ढूंढना शुरू करो। इंडियंस ने ट्राई किया और देखो चाइना के साथ हमारा जो टी का एक्सपोर्ट है ना ज़बरदस्त जंप मारा है इस साल। वो एक रीज़न था। आप याद करना सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट किसको करते हैं? इराक, फिर है यूएई, फिर है चाइना, फिर है यूएस। ईरान को भी टी का एक्सपोर्ट हमारा कम हुआ है क्योंकि उस पर भी सैंक्शंस वगैरह लगा रखे हैं। तो आप ये टॉप 4 याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया है कि वो BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अपना शेयर बेचेगा। डाइवेस्टमेंट का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपनी अपना शेयर जब कोई प्रमोटर है ना जिसने कंपनी को बनाया है, जब वो अपने कंपनी में शेयर्स दूसरे को बेचता है उसको कहते हैं डाइवेस्टमेंट या डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना रखा है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, इसमें अपना वो शेयर बेच रहा है, इसीलिए क्या कहलाएगा? डाइवेस्टमेंट कहलाएगा या डिसइन्वेस्टमेंट कहलाएगा। ये जो किया जाएगा ना ये किया जाएगा थ्रू OFS। कुछ टर्म्स हैं इसीलिए इसको शामिल किया गया है। तो पहला याद रखो OFS। OFS क्या आता है? ऑफर फॉर सेल। गवर्नमेंट कह रहा है कि वो 5% तक का स्टेल बेचेगा इन भेल, ठीक है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को, पब्लिक को। एक शेयर का दाम कितना होगा? 261 रुपीज़ पर शेयर। गवर्नमेंट कह रहा है 3% तो शेयर बेचेगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में, और एक्स्ट्रा 2% शेयर बेचेगा, इसको कह रहा है ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। यहाँ पे देखो हमारे काम का चीज़ क्या आ गया? OFS, ऑफर फॉर सेल होता क्या है। फिर आ गया ग्रीन शू ऑप्शंस, 2 हो गए। ये होता क्या है? हम लोग ना ये प्राइस वगैरह भूल जाते हैं, क्योंकि ये थोड़ा समझाना था इसलिए इसको मेंशन किया है। तो आ जाओ पहले देखते हैं OFS क्या है।
OFS होता है ना, ऑफर फॉर सेल, इसको भारत में इंट्रोड्यूस किया था सेबी। सेबी जानते हो, सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 2012 में। जैसे कोई कंपनी अगर अपना शेयर पब्लिक को बेचना चाहता है, उस प्रोसेस को कहते हैं IPO। IPO क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसके लिए ना कंपनी को एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। सेबी को पहले बताना पड़ता है, फिर उससे परमिशन लेना पड़ता है, फिर उसका एक कैंपेनिंग पीरियड होता है, उसके बाद वो शेयर अपना सेल करता है पब्लिक को। अगर वो शेयर उसका बिक गया तो फिर कंपनी क्या करता है, जितना शेयर उसने पब्लिक को बेचा था उसको लिस्ट कर दिया जाता है एक स्टॉक मार्केट पे, तो फिर वो बन जाता है एक लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी होने के बाद अगर वो फिर शेयर बेचना चाहता है पब्लिक को, तो उस प्रोसेस को कहते हैं FPO। FPO क्या होता है? फर्दर ऑन। कहीं कहीं आप देखोगे फॉलो ऑन लिखा रहता है, लेकिन सेबी जो वर्ड यूज करता है ना, वो होता है फर्दर ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, इसका मतलब लिस्टेड कंपनी जब भी अपना शेयर पब्लिक को बेचेगा वो FPO कहलाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कि इसमें एक लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है। ठीक है, सेबी ने रूल बना रखा है। रूल बना क्या रखा है कि जो भी लिस्टेड कंपनी होगा ना, उसमें से कम 25% शेयर्स जो होगा वो पब्लिक का होना चाहिए। ये रूल बना रखा है। ठीक है, और फिर गवर्नमेंट जब डिसाइड करता है कि हम अपने कंपनी में शेयर को बेचेंगे, ठीक है, तो फिर गवर्नमेंट को क्या होगा, वो IPO या FPO के थ्रू जाएगा। बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होगा, तो गवर्नमेंट फटाफट अपना शेयर बेच सके अपनी कंपनी में, या फिर कंपनी ये 25% का जो सेबी का रूल है कि कंपनी में 25% शेयर जो है पब्लिक का होना चाहिए, इसमें प्रोसेस को शॉर्टन कर दिया है। उसने एक नया प्रोसेस लाया है जिसको कहता है ऑफर फॉर सेल, OFS। OFS में क्या होता है, इसमें ना जो कंपनी अपना शेयर बेचना चाहता है, ठीक है, क्यों? ताकि वो सेबी का जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग के क्राइटेरिया को मीट कर सके, या गवर्नमेंट अपना शेयर बेचना चाहता है किसी कंपनी में डाइवर्समेंट करने के लिए, डिसइन्वेस्टमेंट करने के लिए, तो फिर वो ऑफर फॉर सेल का इस्तेमाल कर सकता है। ऑफर फॉर सेल जो होगा ना, इसमें क्या होगा, वो कंपनी जिस स्टॉक मार्केट में वो लिस्टेड है, यानी कि ये लिस्टेड कंपनी के लिए ही होगा, उसको इन्फॉर्म करेगा 2 दिन पहले OFS के। फिर 2 दिन के बाद OFS खुलेगा और फिर पब्लिक को कहा जाएगा आप इसका शेयर खरीदो। यहाँ पे कंपनी को या गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि उसका मिनिमम प्राइस कितना होगा शेयर का, जिस पे पब्लिक खरीद सकते हैं। तो जो मिनिमम प्राइस होता है ना, जो मेंशन करता है, जैसे देखा ना BHEL का गवर्नमेंट ने कहा 271 रुपीज़ पर शेयर, तो पब्लिक को कहा जाएगा ना आप 271 रुपीज़ पर शेयर पे बिडिंग करो, या इससे ज़्यादा करो। ज़्यादा करोगे तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम आपको 271 रुपये पे आपको बिडिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर जब बिडिंग होगा उसी दिन क्या करेगा, गवर्नमेंट अपना शेयर बेचेगा, उसको पैसे मिल गए, फिर फटाफट शेयर जो है लिस्ट हो जाएगा शेयर मार्केट पे। इसको कहते हैं ऑफर फॉर सेल। ठीक है, याद रखना। लिस्टेड कंपनी के लिए अगर ऑफर फॉर सेल को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन कम से कम कितना होना चाहिए, 100,000 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, ये याद रखना। ये क्लियर है? आपसे पूछेगा फुल फॉर्म, ऑफर फॉर सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। थोड़ा अच्छा एग्ज़ाम दोगे, RBI वगैरह दोगे, तो फिर ये डिटेल पूछना शुरू करेगा। कंपनी का मिनिमम मार्केट कैपिटलाइजेशन कितना होना चाहिए, 2 दिन पहले आपका इन्फॉर्म करना चाहिए, और फ्लोर प्राइस से नीचे ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ 1 दिन में सारा काम हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? अब वर्ड आ गया ग्रीन शू ऑप्शन। जैसे देखो, गवर्नमेंट कहता है 3% तो शेयर हम बेचेंगे। 3% शेयर जो है ना BHEL का, मान लो कितना हो गया, 1 करोड़ शेयर हो गया। तो गवर्नमेंट कहता है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का ना 3% शेयर तो हम बेचेंगे। जब शेयर बेचा जाता है ना, तो एक अंडर राइटर होता है, एक कंपनी होता है अंडर राइटर का काम देखो क्या होता है। जैसे गवर्नमेंट कहता है कि एक शेयर का वैल्यू कम से कम 271 रुपये तो होना चाहिए। ठीक है, अब मान लो गवर्नमेंट कितना शेयर बेचा है, 3% शेयर जो है ना भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का,
फॉर एग्जांपल टोटल बनता है कितना 300, ठीक है। सेबी का रूल है 300 शेयर्स में से कम 90% शेयर पब्लिक के द्वारा खरीद लेना चाहिए। अगर नहीं बिका 300 का 90% शेयर्स तो इशू डिवॉल्व हो जाएगा। इसका मतलब गवर्नमेंट को सारा पैसा वापस करना पड़ेगा उन शेयर होल्डर्स को जिन्होंने शेयर खरीदने के लिए बिडिंग किया था। इससे तो गवर्नमेंट को लॉस हो गया ना। तो फिर गवर्नमेंट क्या करता है, उसने एक अंडर राइटर, एक कंपनी को हायर कर लिया। अंडर राइटर ये कमिट करता है कि अगर 90% शेयर्स 300 का, जब इसका OFS आएगा, ठीक है, तो जब इसका OFS आएगा, अगर 90% पब्लिक ने नहीं खरीदा तो जो गैप बन गया ना, मान लो 86% लोगों ने ही खरीदा, 4% का गैप हो गया, तो 4% शेयर जो ना अंडर राइटर खरीद लेगा। इससे क्या होगा, इशू डिवॉल्व नहीं होगा और गवर्नमेंट को पैसे वापस नहीं करना पड़ेगा। यही काम होता है अंडर राइटर का, ठीक है। अब देखो ग्रीन शू ऑप्शन पे आते हैं। गवर्नमेंट कहता है कि 3% जो शेयर होगा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का, ये तो हम बेचेंगे ही बेचेंगे। अगर लगता है कि मार्केट में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का शेयर का डिमांड और ज़्यादा है, बहुत लोग खरीदना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट कहता है 3% तो रहेगा, इसमें 2% और शेयर भी बेच सकता है अंडर राइटर। इसका मतलब टोटल कितना हो जाएगा, 5%, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा 2% और शेयर भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का जो अंडर राइटर मार्केट में बेचेगा, उसी को कहा जाता है ग्रीन शू ऑप्शन, ठीक है। यही होता है ग्रीन शू ऑप्शन। इसको देखो ग्रीन शू क्यों बोलते हैं, क्योंकि पहली बार इस तरह का जो मैकेनिज्म है ना, वो इस्तेमाल किया था ग्रीन शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यूनाइटेड स्टेट्स की 1919 में। इसी को कहते हैं ग्रीन शू। ओवर अलॉटमेंट करते हैं इसमें, अगर कंपनी का शेयर का डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। भारत में सेबी ने ग्रीन शू ऑप्शन कब इंट्रोड्यूस किया था, 2013 में, ठीक है। इसको 2 बार 3 बार 4 बार देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा ग्रीन शू ऑप्शन होता क्या है, ठीक है। एक डेटा आया था, भारत में इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, उसने डेटा निकाला है। उसने कहा है भारत में जो एडिबल ऑयल है, एडिबल ऑयल जो है ना, एडिबल ऑयल मतलब खाद्यान्न तेल, ठीक है। इसमें ग्राउंड नट्स वगैरह सब चीज़ आ जाएगा, सनफ्लावर आ जाएगा, ग्राउंड नट आएगा, सोयाबीन आ जाएगा, पाम ऑयल आ जाएगा। वो एस्टिमेट कर रहा है 25-26 में इंडिया का टोटल जो प्रोडक्शन होगा वो 9.6 मिलियन टन होगा, ठीक है। देखो वर्ल्ड में सबसे बड़ा एडिबल ऑयल का प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर वो कौन है, इंडिया है। जैसे पल्स था ना, पल्स में सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और इंपोर्टर इंडिया है, उसी तरह यही हाल है खाने के तेल में। वर्ल्ड के हम सबसे बड़े इंपोर्टर हैं, ठीक है। इसमें कुछ आपको ध्यान में रखना है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स सोयाबीन बेचना चाहता है भारत को, और जो ट्रेड डील हुआ है ना, बाद में फिर गवर्नमेंट ने ये कंडीशन ड्रॉप कर दिया यूएस वालों ने, ठीक है। उसी कंटेक्स्ट में याद रखना, इंडिया सोयाबीन तेल जो है ना सबसे ज़्यादा किससे खरीदता है, फर्स्ट पे अर्जेंटीना, सेकंड पे आपका ब्राज़ील। पाम ऑयल इंडिया सबसे ज़्यादा खरीदता है इंडोनेशिया से, उसके बाद सेकंड पे कौन है, मलेशिया। आप ये याद रखना, सोयाबीन का सबसे बड़ा हमारा सोर्स क्या है, अर्जेंटीना, फिर ब्राज़ील, पाम ऑयल का इंडोनेशिया एंड मलेशिया। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको याद करो। फिगर्स को आप भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पिछले वीडियो में भी था, रिलायंस ने खरीदा है आपका वेनेजुएला से तेल। इसमें जो मेन बताना था, देखो ये मैरी क्रूड, ठीक है। वेनेजुएला से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको बेसिकली बोला जाता है मैरी क्रूड ऑयल। ये एक वैरायटी है जो वेनेजुएला के ऑर्निको बेल्ट से निकाला जाता है। आप जानते हो वेनेजुएला के पास वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम ऑयल रिजर्व्स है, भंडार है, लेकिन वो जो ऑयल है ना बहुत हैवी है, कहते हैं बिल्कुल काला सा मड जैसा होता है। उसको रिफाइन करने की क्षमता बहुत कम देशों के पास है, यूएस के पास है और इंडिया के पास है। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता है कि भारत रशियन ऑयल ना खरीदे, उसको सस्ता तेल मिले, कहाँ से, वेनेजुएला से। इसीलिए देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को डिस्काउंट पे तेल मिल रहा है, आईओसी और एचपीसीएल को भी ये डिस्काउंट पे मिल रहा है।
आप जानते हो डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड स्टेट्स की आर्म्ड फोर्सेस को कहा था कि आप अटैक करो वेनेजुएला को, और वहाँ के जो प्रेसिडेंट है ना निकोलस मदुरो, उसको उठा के ले आओ यूएस में, क्योंकि यूएस में ना उसके खिलाफ केस चल रहे थे ड्रग्स ट्रैफिकिंग वगैरह के। तो यूएस की जो फोर्स थी डेल्टा फोर्स, वो वेनेजुएला गया, और वेनेजुएला के जो प्रेसिडेंट हैं उस समय थे निकोलस मदुरो, और उनकी वाइफ को कैप्चर करके ले आए। अमेरिकन मिलिट्री इंटरवेंशन जो किया गया था उसका कोड नेम क्या था? एब्सोल्यूट रिजॉल्व। वेनेजुएला में फिर जो वाइस प्रेसिडेंट थी ना वो बन गई है वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। वेनेजुएला की प्रेसिडेंट कौन है? डेल्सी रोड्रिगेज। ठीक है। यूएस ने क्या किया है, एक बोर्ड बना रखा है जो वेनेजुएला के है ना, यूनाइटेड स्टेट्स जो है ना उसका एक बोर्ड बना रखा है जो वेनेजुएला के ऑयल्स पे कंट्रोल करेगा। वेनेजुएला के ऑयल के बेचने की जिम्मेदारी दो कंपनी को दिया है अमेरिकन ने, एक है ट्राफिगेरा, दूसरा है विटॉल। रिलायंस वालों ने विटॉल से ये डील किया था $2 मिलियन बैरल्स का तेल खरीदने का। आईओसी और एचपीसीएल ने किसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है? ट्राफिगेरा के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो भी तेल खरीदेगा विदेशी कंट्री वेनेजुएला का, ये पैसे जाएंगे यूएस में। इसका मतलब अमेरिकन डॉलर्स में ये डील होगा। फिर यूएस गवर्नमेंट क्या करेगा, उसमें से कुछ पैसा अपना रख लेगा जो वेनेजुएला को देना है यूएस को, उसके बाद बाकी पैसा वो वेनेजुएला को दे देगा। इसका मतलब टोटली कंट्रोल किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स का है। ये फिर से रिपीट करने का मेन मकसद था ना, ये याद रखना। मैरी क्रूड ऑयल किस कंट्री में पाया जाता है? वेनेजुएला। ये याद रखना। बाकी एब्सोल्यूट रिजॉल्व, डेल्सी रोड्रिगेज पिछले वीडियो में भी था, इसमें भी है। कितना तेल खरीद रहा है, स्किप मार दो। मेरी क्रूड ऑयल जरूर याद रखना। फिर एक बेहद छोटा सा है, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं स्पेशली बैंक्स के एग्जाम्स में। टाटा मोटर्स की एक जॉइंट वेंचर कंपनी है इंडोनेशिया में, उसको ऑर्डर मिला है कि वो 70,000 कमर्शियल व्हीकल्स सप्लाई करेगा किसको? इंडोनेशिया को। देखो बहुत पहले क्या हुआ था, अशोक लेलैंड को ना शायद 1000 ट्रक्स या बस का ऑर्डर मिला था फ्रॉम श्रीलंका, बोल रहे हैं एग्जाम्स में आ गया था। अशोक लेलैंड 1000 ट्रक या बस जो भी था वो किस कंट्री को बेच रहा है? श्रीलंका। इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। तो बैंक वाले जो स्पेशली तैयारी कर रहे हो ना, बस सिंपल से याद रखना, टाटा मोटर्स को कॉन्ट्रैक्ट मिला है 70,000 कमर्शियल व्हीकल सप्लाई करेगा किसको? इंडोनेशिया को सप्लाई करेगा। थोड़ा सा स्पोर्ट्स कर लें। 12th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप, ये हुआ कहाँ पे था? तियानजिन चाइना में। ठीक है, तो वेन्यू पूछ लेता है कहाँ पे हुआ था? तियानजिन चाइना में। जो मेडल्स टैली था ना उसमें टॉप किसने किया था? चाइना ने। तो उसने 34 मेडल जीते, 10 गोल्ड, 11 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। हम इसको स्किप मार सकते हैं। ठीक है, हम लोग फिर आ जाएंगे इंडिया पे। इंडिया का क्या पोजीशन था? 7th पोजीशन था इंडिया का। इंडिया ने कितने मेडल जीते? 5। गोल्ड जीता किसने? तेजस्विनी शंकर ने, मेंस हेप्टाथलॉन। सिल्वर में पूजा हाई जंप, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, मेंस के शॉटपुट में इसको सिल्वर मिला। ब्रॉन्ज में था एनसी सोजन, लड़की है, विमेंस की लॉन्ग जंप में, और आदर्श शंकर मेंस के हाई जंप में। ठीक है, याद क्या करना है? 12th एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? तियानजिन चाइना। टॉप किसने किया? चाइना। ठीक है, भारत का रैंक कितना था? 7th। भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? 5। अब देखो इसमें ना थोड़ा ट्रिकी हो जाता है। तेजस्विनी शंकर, वो तो याद कर लेना चाहिए क्योंकि एकमात्र गोल्ड जीतने वाले हैं, ज़्यादा चांसेस है उसी का। ऐसे पूछेगा तेजस्विनी शंकर जिसने एक इंटरनेशनल इवेंट में भारत के लिए गोल्ड जीता है, वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं? एथलेटिक्स। और डिसिप्लिन पूछेगा तो क्या होगा? हेप्टाथलॉन। पूजा तेजेंद्र पाल सिंह तूर, वो याद कर सकते हो, बहुत जाएगा ना। तो एनसी सोजन किस फील्ड से बिलोंग करती है? वुमेन्स लॉन्ग जंप। ये ऐसे याद हम कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिंपल सा याद रखना, एशियन इंडोर एथलेटिक्स ऑर्गेनाइज कौन करता है? एशियन एथलेटिक्स। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? थाईलैंड। जो एशियन इंडोर एथलेटिक्स होता है ना, ये हर 2 साल के बाद होता है, ये काम का है हमारा। और फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2004। इसका मतलब इवन ईयर में चलेगा ये
2026 में हुआ, तो फिर अगला कब होगा 2028 में होगा। तो ये कितने साल पे होता है? 2 साल। तियानजिन चाइना में हुआ था, चाइना टॉप पे था, भारत 7th रैंक पे था, 5 गोल्ड मेडल मिले, ठीक है। तेजस्विनी शंकर को मिला था गोल्ड मेडल। ये कितने सालों के बाद एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप होता है? 2 साल के बाद। ऑर्गेनाइज कौन करता है? एशियन एथलेटिक्स। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? थाईलैंड। ये याद करना है इसमें, ठीक है। डेविस कप, डेविस कप जो है ना, मेंस का टेनिस का टूर्नामेंट है, टीम टूर्नामेंट है, ठीक है। इसका क्वालिफायर हुआ था, जैसे इंडिया जो है ना वो रीजनल ग्रुप से आया वर्ल्ड क्वालिफायर 1 में, फिर वर्ल्ड क्वालिफायर 2 में जाएगा, फिर उसके बाद क्वालिफाई करेगा ना, तो फिर टॉप 8 टीम में वो खेलेगा। क्वालिफायर 1 का जो मैच था वो भारत और नीदरलैंड्स के बीच में कहाँ पे हुआ था? ठीक है, ये हुआ था आपका बेंगलुरु में। इंडिया ने नीदरलैंड्स को 3-2 से हरा दिया। अब वो क्वालिफाई कर गया है क्वालिफायर राउंड 2 में, जहां उसका मुकाबला होगा किसको? साउथ कोरिया। अगर साउथ कोरिया को भारत हरा देगा तब वो टॉप 8 टीम्स में क्वालिफाई कर जाएगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। 2025 का डेविस कप का विनर कौन है? इटली। आप क्या याद रखना, डेविस कप किससे बिलोंग करता है? ये मेंस का टेनिस का टीम इवेंट है, ठीक है। क्वालिफायर राउंड 1 में इंडिया ने किसको हरा दिया? नीदरलैंड्स को हरा दिया। और हुआ कहाँ पे था? ये हुआ था कहाँ पे? बेंगलुरु में हुआ था। इतना याद कर लेना है। ये देखो आज का वीडियो था, इसमें बहुत सारे न्यूज़ को शामिल किया गया है, ठीक है। और वो जो आरबीआई वाला था ना 2-3 जो उसने अनाउंस किया था मॉनेटरी पॉलिसी में, वो भी आपका वीडियो हम बना देंगे, ठीक है। तो जैसा वो DICC पे वीडियो था उस तरह से कोशिश करेंगे बनाने का, ताकि आपको हमेशा के लिए फ़ायदा हो जाए। आज का वीडियो लंबा है थोड़ा, लेकिन आज न्यूज़ भी बहुत था। अगर आपको ये वीडियो सही लगता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, उनको भी फ़ायदा हो, और उनको भी बोलो थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।